नमस्कार। IND24 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और सोशल मीडिया स्पेशल देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे टॉप न्यूज के साथ। वहीं पहले जानेंगे नेपाल हिंसा से जुड़ी अपडेट, जहां काठमांडू एयरपोर्ट अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। चलिए बढ़ेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें, नेपाल के बाद अब फ्रांस की सड़कों पर भी सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। जनता सड़क पर है और लोग एमुनेल मैक्रों सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी पेरिस में आगजनी हो रही है और लोग पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। फ्रांस के लोग राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब नेपाल के बाद फ्रांस में भी हिंसा भड़क उठी है। तो वहीं रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां नेपाल की संसद, सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टियों के ऑफिस, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों में जला दिया गया है। आपको बता दें, पूरे काठमांडू के आसमान में काला धुआं दिखाई दे रहा है। पूर्व पीएम झालानाथ खनाल की पत्नी को जिंदा जला दिया गया और एक और पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी को घर में घुसकर पीटा गया। वित्त मंत्री विष्णु पौडेल को दौड़ा कर मारा गया। ये नेपाल की राजधानी काठमांडू की हालत है। 20 से 25 साल के लड़के लड़कियां सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। हर तरफ एक नारा है, केपी चोर देश छोड़। केपी यानी 9 सितंबर की दोपहर तक देश के प्रधानमंत्री रहे केपी ओली। दोपहर बाद उन्होंने राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप दिया। कुछ देर बाद राष्ट्रपति ने भी अपने पद से इस्तीफा दिया। आपको बता दें, अब आर्मी ने यहां पर मोर्चा संभाल लिया है। आर्मी और पुलिस यहां पर है, लेकिन सरेंडर मोड में। 2 दिन में 22 मौतें हो चुकी हैं, 400 से ज्यादा लोग घायल हैं। आपको बता दें, सरकार के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा है। सोशल मीडिया बैन से ज्यादा करप्शन वजह। नेपाल में 8 सितंबर को भीड़ ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर बैन और सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ 12,000 से ज्यादा युवा संसद भवन परिसर में घुस गए। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया और तोड़फोड़ करने वाले को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। दरअसल नेपाल सरकार ने 3 सितंबर को फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब समेत 26 सोशल मीडिया साइट्स पर बैन लगाने का फैसला किया था। कहा गया था कि प्रदर्शनकारियों का गुस्सा इसी बैन के खिलाफ है। नेपाल में हिंसा देखी गई। काठमांडू एयरपोर्ट फिलहाल अनिश्चितकालीन के लिए बंद कर दिया गया है। नेपाल की संसद, सुप्रीम कोर्ट, पॉलिटिकल पार्टियों के ऑफिस, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रियों के घर और सबसे खास काठमांडू का सिंह दरबार सब एक दिन में जल गया है। पूरे काठमांडू के आसमान में काला धुआं दिखाई दे रहा है, जहां पर युवाओं के प्रोटेस्ट के बाद अब काठमांडू के हालत बदतर नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, विगत दिवस सुप्रीम कोर्ट में भी आगजनी की गई थी। वहीं नेपाल के बाद अब फ्रांस की सड़कों पर सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा दिखाई दे रहा है। जनता सड़क पर है और लोग इमैनुअल मैक्रों सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। राजधानी पेरिस में आगजनी हो रही है और लोग पुलिस पर पथराव कर रहे हैं। फ्रांस के लोग राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और इस दौरान लोगों का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। लोगों का कहना है कि मैक्रों सरकार ने लोगों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए कोई काम नहीं किया और उनका वित्तीय प्रबंधन काफी खराब रहा है। इन प्रदर्शनों की शुरुआत सोशल मीडिया पर ब्लॉक एवरीथिंग के आह्वान से हुई और लोग अब संगठित होकर विरोध प्रदर्शन पर उतर आए हैं। हजारों की संख्या में पुलिसकर्मी प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन पर काबू नहीं पाया जा सका। आपको बता दें, प्रदर्शनकारी पूरे फ्रांस में प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने ट्रैफिक को भी पूरी तरह रोक दिया है। कूड़ेदानों को जलाया जा रहा है और जगह जगह पुलिस हालात काबू पाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिलहाल प्रदर्शनकारियों को रोक पाना मुश्किल नजर आ रहा है। इस दौरान जगह जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों की झड़प भी हो रही है। अधिकारियों ने बताया कि देश भर में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है।
ताकि जल्द से जल्द सभी अवरोधों को हटाया जा सके। बताया जा रहा है कि दर्जनों प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। नेपाल के बाद अब फ्रांस में भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। देश बंदी के समर्थन और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के खिलाफ इस्तीफे की मांग को लेकर 1 लाख से ज्यादा लोग सड़क पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों ने कई जगह आगजनी भी की है। सरकार ने 80,000 पुलिसकर्मियों को इस दौरान तैनात कर दिया है। अब तक 200 से ज्यादा उपद्रवी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। फ्रांस की सड़कों पर जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। नेपाल के बाद अब फ्रांस में भड़की हिंसा। आपको बता दें, नेपाल में हिंसा के बाद अब फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और आगजनी की जा रही है। पुलिस ने 200 से अधिक प्रदर्शनकारियों को हिरासत में अब तक लिया है। पेरिस में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प भी हुई है और पुलिस की ओर से लगातार आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को काबू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस दौरान हालात हाथों से निकलते हुए ही नजर आ रहे हैं, जहां पूरे सड़कों पर जगह जगह केवल प्रदर्शनकारी ही नजर आ रहे हैं जिनकी ओर से आगजनी की जा रही है। भारी गुस्सा इस दौरान जनता में दिखाई दे रहा है और लगातार राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग की जा रही है लोगों की ओर से। आपको बता दें, ये भी मानना है कि यह विरोध सिर्फ सरकार की नीतियों के खिलाफ नहीं बल्कि जनता में बढ़ते असंतोष को लेकर भी किया जा रहा है। वहीं एक्टर अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड अपकमिंग फिल्म जॉली LLB 3 का ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। फिल्म का ट्रेलर कानपुर के रेव 3 मॉल में लॉन्च किया गया, जहां फिल्म के लीड एक्टर्स अक्षय कुमार और अरशद वारसी की एक झलक के लिए फैंस का हुजूम उमड़ पड़ा। दर्शकों को फिल्म का ट्रेलर खासा पसंद आ रहा है, जिसमें अरशद वारसी और अक्षय दोनों वकील के रोल में नजर आ रहे हैं। दोनों का नाम जॉली है, जिसको लेकर विवाद होता है। ट्रेलर में दोनों के बीच विवाद मुख्य आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म को और भी ज्यादा रोमांचक बना रही है। अक्षय और अरशद के कॉमेडी का डबल डोज जहां ट्रेलर में डबल एंटरटेनमेंट का तड़का लगाती नजर आ रही है, तो वहीं दर्शकों में फिल्म के रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट देखी जा रही है। फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी, जिसका फैंस को बेसब्री से इंतजार है। आपको बता दें, अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड अपकमिंग फिल्म जॉली LLB 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। जॉली LLB 3 का ट्रेलर हो गया है रिलीज। अब अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक बार फिर से कोर्ट रूम में आमने सामने नजर आएंगे और ये फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो जाएगी। आपको बता दें, ट्रेलर में अक्षय कुमार जॉली मिश्रा और अरशद वारसी जॉली त्यागी के बीच कानूनी जंग दिखाई गई है, जबकि सौरभ शुक्ला जज त्रिपाठी के रूप में नजर आएंगे। आपको बता दें, एक वीडियो में जज त्रिपाठी यानी सौरभ शुक्ला कहते हैं कि फैसला आ गया है और फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करने के लिए अक्षय कुमार और अरशद वारसी मेरठ और कानपुर जाना होगा। जॉली LLB 3 का ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। आपको बता दें कि जॉली LLB 3 का ट्रेलर रिलीज होने के साथ ही फैंस का इंतजार खत्म हुआ है और जल्द ही सिनेमाघरों में ये मूवी दस्तक देगी। फैंस का इंतजार अब खत्म हुआ है और उत्सुकता और बढ़ गई है, क्योंकि जॉली LLB 3 का ट्रेलर सामने आया है। इस बार इस कोर्ट रूम ड्रामा में अक्षय कुमार और अरशद वारसी एक साथ नजर आएंगे। अक्षय कुमार और अरशद वारसी की फिल्म जॉली LLB 3, जिसका फैंस बेसब्री से काफी समय से इंतजार कर रहे थे, उसका ट्रेलर अब रिलीज हो गया है। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब ट्रेलर सामने आने के बाद फैंस की फिल्म को लेकर उत्सुकता और भी बढ़ गई है। इस ट्रेलर को काफी पसंद किया जा रहा है।
रुड़की में युवाओं का चलती कार पर हुड़दंग का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक कार चला रहा है और दूसरा युवक कार की सनरूफ छत से बाहर निकलकर पटाखे छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं कार से हूटर बजाने की आवाज भी इस दौरान सुनाई दे रही है। इस हुड़दंग से राहगीरों में खलबली मची रही और इस दौरान कोई भी हादसा हो सकता था। वहीं वीडियो रुड़की की सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वहीं इसको लेकर हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल का कहना है कि मामला संज्ञान में आया है। वीडियो के माध्यम से आरोपियों को चिन्हित कर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपको बता दें कि वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद ही वीडियो संज्ञान में लिया गया है पुलिस की ओर से, और पुलिस की ओर से लगातार युवकों की पहचान की जा रही है और युवकों की पहचान के बाद कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। संबंधित धाराओं के तहत मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, ये पहला मामला नहीं है जब रुड़की में युवाओं ने चलती कार से हुड़दंगबाजी की हो। लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं, जहां पर सोशल मीडिया में वीडियो वायरल करने के चक्कर में युवा लगातार यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आते हैं। वहीं ऐसा ही एक मामला रुड़की से भी ये सामने आया है, जहाँ युवाओं का चलती कार पर हुड़दंगबाजी देखने को मिली है। आपको बता दें, इसमें वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक युवक कार चलाता है और एक युवक सनरूफ से बाहर निकलता है और युवक की ओर से पटाखे छोड़े जाते हैं। ना ही आने जाने वालों की फिक्र की जाती है और बेधड़क इस दौरान यातायात नियमों की धज्जियां युवकों की ओर से उड़ाई जाती हैं। रायबरेली में राहुल गांधी के काफिले को विरोध का सामना करना पड़ा। पीएम को गाली देने के मामले को लेकर योगी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ राहुल गांधी के रास्ते में धरने पर बैठ गए। राहुल वापस जाओ के नारे लगाए गए। विरोध प्रदर्शन के चलते राहुल का काफिला करीब 1 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया। पुलिस मंत्री दिनेश सिंह को उठाने पहुंची तो भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ इस दौरान पुलिस की जमकर धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान राहुल का काफिला 5 मिनट तक रुका रहा। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह वही हैं जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ा था। राहुल ने बटोही रिसोर्ट में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पहले लोग कहते थे कि दाल में जरूर कुछ काला है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं थे। अब सबूत है, वो चोरी हो रही है, इसे रोकना होगा। विरोध के बाद भी चुनाव आयोग तानाशाही कर रहा है। प्रजापति समाज के सम्मेलन में राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस को निशाने पर लिया और जमकर निशाना साधते हुए कहा कि देश में 90% राहुल गांधी ने कहा कि देश में 90% आबादी ओबीसी, दलित और आदिवासियों की है जो कभी आगे बढ़े। आपको बता दें, ये चाहते हैं कि दलित वहीं पर रहे, अंबानी जहां है वहीं पर रहे। प्रधानमंत्री मोदी खुद ओबीसी है, लेकिन जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोलते। मैंने संसद में इस पर सवाल किया तो वे 1.5 घंटे तक भाषण देते रहे, लेकिन जातिगत जनगणना पर एक भी शब्द नहीं बोले। आपको बता दें, बुधवार सुबह 8:30 बजे राहुल गांधी दिल्ली स्थित अपने आवास से रायबरेली के लिए रवाना हुए। दिल्ली एयरपोर्ट से फ्लाइट लेकर लखनऊ पहुंचे और वहां से सड़क मार्ग से रायबरेली पहुंचे। राहुल आज और कल यानी 10 और 11 सितंबर को रायबरेली में रहेंगे और यहां पर विभिन्न कार्यक्रमों में राहुल गांधी शामिल होंगे। लोकसभा जीतने के बाद यह उनका 6ठा रायबरेली दौरा है। आपको बता दें, रायबरेली पहुंचते ही राहुल गांधी का विरोध किया गया और भाजपा समर्थित कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए गए जमकर। इस दौरान राहुल गांधी को विरोध का सामना करना पड़ा, जिसके चलते राहुल गांधी का काफिला काफी समय तक रुका रहा। वहीं टैरिफ चिल्लाने वाले डोनाल्ड ट्रंप के अब होश ठिकाने आ रहे हैं। भारत की चुप्पी अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुभने लगी है। टैरिफ पर भारत का रुख देखकर डोनाल्ड ट्रंप हताश हो चुके हैं। इससे उनके तेवर भी नरम पड़ने लगे हैं। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप अब मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी को अपना बहुत अच्छा दोस्त और भारत को महान देश बताया। ट्रंप ने अब कहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं।
उनका कहना है कि भारत और अमेरिका ट्रेड वार्ता जारी रखेंगे। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि उनका प्रशासन दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए भारत के साथ बातचीत जारी रखेगा। सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वे आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा, मोदी से बात करूंगा। अब नरम होते हुए दिखाई दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रख रहे हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। उन्होंने आगे कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दोनों महान देशों के लिए एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के सोनौली बॉर्डर पर नेपाल में बढ़ते प्रदर्शन के चलते सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जेनजीज से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के बेलैया कस्टम कार्यालय को आग के हवाले कर दिया और थाना भवन पर पथराव किया। इसके अलावा बैरवा के मेयर के घर पर भी तोड़फोड़ की गई और आगजनी की घटना को भी इस दौरान अंजाम दिया गया। हालातों को देखते हुए सोनौली बॉर्डर पर एसएसबी और यूपी पुलिस ने गश्त तेज कर दी है। साथ ही हर गतिविधि पर सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। आपको बता दें, नेपाल में बढ़ते तनाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के सोनौली बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सुरक्षा अब और भी कड़ी कर दी गई है। आपको बता दें, जेनजीज से जुड़े प्रदर्शनकारियों ने नेपाल के बेलैया कस्टम कार्यालय को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद स्थिति काफी तनावपूर्ण हो गई थी और थाना भवन पर भी इस दौरान प्रदर्शनकारियों की ओर से पथराव किया गया। इसके अलावा भैरवा के मेयर के घर पर भी तोड़फोड़ और आगजनी की गई। वहीं हालातों को देखते हुए सोनौली बॉर्डर पर एसएसबी और यूपी पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है। लगातार टीम की ओर से गश्त की जा रही है। साथ ही हर गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से नजर रखी जा रही है और हालातों पर लगातार काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वहीं नेपाल में फैली हिंसा अब भारत की सीमा तक असर दिखाने लगी है। सुदूर पश्चिमांचल प्रांत की राजधानी धनगढ़ी में उग्र प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा और उनकी पत्नी पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि भीड़ ने विदेश मंत्री आरजू राणा देउबा के आवास, मुख्यमंत्री कार्यालय और कई राजनीतिक दलों के दफ्तर में आगजनी भी की। हालात बिगड़ने पर धनगढ़ी में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। वहीं भारत नेपाल सीमा से सटे लखीमपुर खीरी जिले में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है ताकि कोई अप्रिय घटना इस दौरान घटित न हो। लखीमपुर खीरी में सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है ताकि वहां के सदस्यों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। आपको बता दें, नेपाल में हिंसा ने उग्र रूप ले लिया है, जिसके बाद अब सीमा से सटे सभी क्षेत्रों में चौकसी बढ़ा दी गई है। प्रशासन की ओर से लगातार गश्त तेज कर दी गई है और लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान इस दौरान रखा जा रहा है। हम लोग यहाँ गौरीपंटा बॉर्डर पे हैं, इंडिया नेपाल में। यहाँ बॉर्डर पे जितनी भी एजेंसीज काम कर रही हैं, हमारी एसएसबी, पुलिस, पैरामेट्रिक फोर्स जितनी है और इतनी एजेंसीज हैं, सबके साथ मिलकर हम लोग सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कर रहे हैं। पड़ोस में नेपाल में सूचना मिल रही है, कुछ बगल में धनगढ़ी एक कस्बा है, बड़ा कस्बा, वहाँ भी कुछ विरोध प्रदर्शन की बात संज्ञान में आई है। तो हम लोग एहतियातन तौर पर जो भी भारतीय नागरिक यहाँ पे हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। जो कोई भी नेपाल जा रहा है उनको भी हम लोग वार्न कर रहे हैं कि अपने आप सुरक्षा सुनिश्चित करें। जो नेपाल से लोग आ रहे हैं वो इंश्योर करा रहे हैं, किसी को दिक्कत नहीं। बाकी अभी तक कोई दिक्कत नहीं, बॉर्डर पर शांति व्यवस्था कायम। और हम सभी सारी जितनी फोर्स है, हमारे एसएसबी के कमांडेंट साहब हमारे बगल में, हमारी पुलिस फोर्स सारी यहाँ पे है, सभी लोग मिल के यहाँ पे इंश्योर करा रहे हैं किसी प्रकार की भारत के अंदर कोई दिक्कत ना।
एक्टर अभिषेक बनर्जी के फैंस के लिए अच्छी खबर है। हाल ही में एक फैन से बातचीत में अभिषेक ने बताया कि वे इस धमाकेदार फ्रेंचाइजी मिर्जापुर वेब सीरीज के फिल्म रूपांतरण में नजर आएंगे, जो डिजिटल स्क्रीन से बड़े पर्दे तक पहुंच चुकी है। फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने भी इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि ये तय है कि अभिषेक बनर्जी कंपाउंडर के रूप में वापसी करेंगे। दर्शकों के लिए उन्हें मुन्ना भैया के साथ फिर स्क्रीन शेयर करते देखना काफी रोमांचक भरा नजर आ रहा है। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी की इस पुष्टि के बाद फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कहानी में एक ट्विस्ट भी आएगा। मुन्ना भैया और कंपाउंडर का रिश्ता सीरीज की सबसे खास बातों में से एक रहा है और अब दोनों का साथ बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगा, जहां ड्रामा, जबरदस्त टकराव और यादगार सीन की गारंटी है। आपको बता दें एक्टर अभिषेक बनर्जी के फैंस के लिए अच्छी खबर सामने आई है, जो हाल ही में एक फैन से बातचीत में अभिषेक ने बताया है कि वे इस धमाकेदार फ्रेंचाइजी मिर्जापुर वेब सीरीज में फिल्म रूपांतरण में नजर आएंगे, जो डिजिटल स्क्रीन से बड़े पर्दे तक पहुंच चुकी है। फिल्म से जुड़े एक सूत्र ने भी इस खबर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि यह तय है कि अभिषेक बनर्जी कंपाउंडर के रूप में वापसी करेंगे। दर्शकों के लिए उन्हें मुन्ना भैया के साथ फिर स्क्रीन शेयर करते देखना बेहद रोमांचक होने वाला है और कंपाउंडर की वापसी न सिर्फ दर्शकों के लिए नॉस्टैल्जिक मोमेंट है, बल्कि 7 साल बाद अभिषेक कंपाउंडर के रूप में वापसी करेंगे। बल्कि कहानी में एक ट्विस्ट भी आएगा। मुन्ना भैया और कंपाउंडर का रिश्ता सीरीज की सबसे खास बातों में से एक रहा है और अब दोनों का साथ बड़े पर्दे पर काफी पसंद किया जा रहा है। रुड़की के खंजरपुर क्षेत्र में वन विभाग ने अवैध सांपों के जहर के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पीएफए संगठन की शिकायत पर की गई कार्रवाई में गोदाम से 86 जहरीले सांप बरामद हुए, जिनमें कोबरा और रसेल वाइपर भी शामिल है। विभाग ने सभी सांप कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं इसको लेकर अधिकारियों ने बताया कि गोदाम का लाइसेंस एक्सपायर हो चुका था। वहीं पीएफए ने वन विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। खबर रुड़की से है, जहां अवैध सांपों के जहर का कारोबार पकड़ा गया है। से सूचना मिली थी कि ये नितिन कुमार नाम का एक व्यक्ति है, जो बड़े पैमाने पे सांप के जहर की और सांपों की तस्करी करता है। और जितना भी ये सांप का जो जहर है, वो जितने भी तस्कर हैं जो रेप पार्टी ऑर्गेनाइज़ कराते हैं, जैसे आपको पता होगा पिछले दिनों हमने एलविश यादव को पकड़ा था सांप के जहर के साथ। एलविश यादव और उसके गिरोह के लोगों को ये जहर सप्लाई होता था रेप पार्टियों में। और ये जांच का विषय है कि इतने बड़े पैमाने पे यहाँ काम हो रहा है। यहाँ सांप रखे हुए हैं जंगल में, कि यहाँ पर 80-90 सांप रखे हुए हैं और सांपों का जहर रखा हुआ है। तो क्या यहाँ के लोकल फॉरेस्ट वालों को नहीं पता, यहाँ के लोकल वाइल्ड लाइफ वालों को नहीं पता? कहते हैं कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। मौके पे जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे एक फैसिलिटी चल रही है कि जिसमें सांप रखे हुए हैं, तो उसके एवज में हम लोग मौके पे आए हैं और हमको सांप बरामद भी हुए हैं। 2 प्रजाति के, कोबरा है और रसल वाइपर है। तो उसके केस में हमने अभी सांपों को अपनी अभिरक्षा में ले लिया, बाकी कार्रवाई हम कर रहे हैं। ये इसके पास पहले भी लाइसेंस वगैरह सब इसके पास पहले से था, लेकिन अभी क्योंकि जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी PFA करके एक वो है, वहाँ से हमको इन्फॉर्मेशन आई थी और उसके बेस पे हमने इस पर अभी। सोशल मीडिया स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार देखते रहिए ID24। नमस्कार।